हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नीर राजपूत। तो आज मैं आरएसी ट्रेड वालों के लिए थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके जरिए आज आप लोग को मैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो मैंने अपने थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में थर्मोडायनेमिक्स क्या है और थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम्स क्या है उसके बारे में बताया था। यदि आपने थर्मोडायनेमिक्स की पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें, यदि आप लोग आरएसी से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो मिल सके आप लोगों को सबसे पहले। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं आज की वीडियो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है। तो इसकी डिफिनेशन है, जब कोई प्राणी अपनी स्थिति को एक संतुलित स्थिति से दूसरी संतुलित स्थिति में बदलती है, तो जिस सिस्टम क्रमिक स्थिति से गुजरता है या फिर गुजारा जाता है उसे थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी बर्फ है। बर्फ है तो हम लोग क्या करेंगे, बर्फ में क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। तो अभी बर्फ क्या है, एक ठोस अवस्था में है। तो हम जैसे जैसे बर्फ को हीट देंगे तो क्या होगा, बर्फ जो होगी वो क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी संतुलित स्थिति, कोई भी सब्सटेंस को पानी है या फिर कोई भी पदार्थ है, जैसे कि मान लो वो अपनी अवस्था चेंज कर देता है। जैसे कि ये ठोस की अवस्था में बर्फ थी, फिर इसको हमने हीट दिया, तो हीट देने के बाद क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज हो गई। तो इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो हमने क्या किया कि हीट को यदि लिक्विड में अगर ठोस को यदि लिक्विड में बदलना है तो हम इसको गर्म करेंगे, और जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मतलब अपनी फॉर्म को चेंज करके दूसरी फॉर्म में चली जाएगी। और उसको चेंज करने के लिए जो प्रोसेस किया गया है, जैसे हम इसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए हमने इसको क्या किया है, गर्म किया है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। मतलब एक संतुलित स्थिति से दूसरी संतुलित स्थिति में चेंज होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। और उस प्रक्रिया में बदलने के लिए जिस भी सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो इसमें हमने बर्फ को लिक्विड चेंज करने के लिए इसमें कौन सा प्रोसेस किया, हीट करने का, मतलब गर्म करने का प्रोसेस किया है। तो इसी इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो ये कई प्रकार के होते हैं। का जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस को आप लोग कैसे समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि ये आपका पिस्टन लगा हुआ है और इसमें क्या हुआ, गैस भरी हुई है। तो क्या होगा, जब हम इसको नीचे से हीट देंगे तो क्या होगा कि इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका पीवी डायग्राम ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है। अभी मान लीजिए प्रेशर कितना है, हमने हीट दिया गैस को, गैस गर्म हुई और उसका प्रेशर बढ़ा। मान लो 1 पॉइंट ये है, ठीक है, अभी प्रेशर कितना है, ये है, और वॉल्यूम कितना है, ये है। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या होगा कि जो पिस्टन है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा बढ़ जाएगा और प्रेशर घट जाएगा। तो अभी क्या हुआ, अभी ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और वॉल्यूम आपका ये हो जाएगा। मतलब कुछ समय बाद जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका पीवी डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। यह है 1 पॉइंट, यह है दूसरा पॉइंट।
तो आप लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें वर्क डन होता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें हीट जो होती है कांस्टेंट रहती है। और अब आप लोग कहेंगे कि वर्क डन भी होता है और हीट कांस्टेंट भी रहती है, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारे दोनों हाथ की उंगलियां हैं, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे कि यदि बहुत तेज़ी से एक दूसरे में रगड़ेंगे, हथेलियाँ अपनी रगड़ेंगे, तो क्या होगा कि आपका हाथ बहुत गर्म होगा, बहुत जल्दी से टेम्परेचर भी बढ़ेगा आपके हाथ का। यदि हम लोग क्या करेंगे कि अपने हाथ की हथेलियों को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो स्लो रगड़ेंगे, तो क्या होगा कि टेम्परेचर हमारे हाथ का नहीं बढ़ेगा और वर्क डन भी होगा। तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रहता है, आपका प्रेशर और वॉल्यूम घटता और बढ़ता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वेरी वेरी स्लो होती है और इस प्रक्रिया में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आप लोगों को जो मैंने एग्जांपल दिया है उससे आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसा कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी फ्रिक्शन नहीं होगा। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि हमने अभी फ्रिक्शन हो रहा है सिलेंडर में, तो हमने क्या किया, उसमें लुब्रिकेशन कर दिया, तो लुब्रिकेशन से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा वहाँ पर हीट नहीं बनेगी। तो आप लोग को आइसोथर्मल प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें ना तो हीट आएगी और ना ही हीट जाएगी। तो ना तो ये कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन है और ये गैस भरी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि कहने का मतलब ये है कि इसमें ना तो बाहर से हीट आएगी और ना ही इसकी हीट बाहर जाएगी। तो वर्क डन कैसे होगा? तो इसके डिफिनेशंस पहले आप लोग समझ लीजिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें ना तो हीट जाएगी और ना ही हीट आएगी। तो इसमें वर्क डन कैसे होगा? तो वर्क डन इसलिए होगा कि मान लीजिए कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी है, वो क्या करेगा कि एक दिन उसने खाना नहीं खाया, एक दिन खाना नहीं खाया तो क्या होगा, को मर जाएगा या फिर कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस है तो इसमें वर्क डन इसलिए होगा कि मान लो उस आदमी के अंदर जो एनर्जी बची हुई है वो उसी से काम करेगा। उसको ना तो बाहर से खाना मिल रहा है, ना पानी मिला, कुछ मिल रहा, तो वो एक दिन में मरेगा नहीं। और वो वर्क डन कैसे करेगा? उसके अंदर जो पहले की एनर्जी है वो उसी से काम करेगा और उसी से वर्क डन करेगा। तो इसी प्रकार क्या होता है कि एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है इसमें ना तो बाहर से एनर्जी आती है और ना ही एनर्जी जाती है। तो इन्हीं पार्टिकल्स के अंदर जो हमारी गैस भरी हुई है, इसी के अंदर जो एनर्जी है वही वर्क करेगी जितनी एनर्जी उसके अंदर होगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है ना ही एनर्जी आएगी और ना ही एनर्जी जाएगी। नो चेंज। तो आप लोग को एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनको बस इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं जाना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस और लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इनवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है रिवर्स होना। कोई भी चीज़ जो है वो रिवर्स होके उसी स्थिति में आ जा रही है, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो जो इसका पीवी डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये पी है और ये वी है।
तो इसका पीवी डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि कोई भी चीज़ यदि इस रास्ते से जा रही है तो इसी रास्ते से वापस भी आएगी। मान लीजिए ये सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। तो जब क्या होगा कि ये जो पिस्टन है क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होके ऊपर नीचे होगा, तो जब ये मोटर द्वारा घूमेगा तो क्या होगा कि ये पिस्टन इसी मार्ग से ऊपर जाएगा और इसी मार्ग से नीचे आएगा। तो जब कोई वस्तु होती है, जैसे कि अपना जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही कंप्रेसर में गैस इंटर करती है और उसके बाद कंडेंसर में जाती है, तो क्या होगा, कंडेंसर में गैस जाएगी उसी रास्ते से और वहाँ पर कंडेंस होगी, कंडेंस होकर इवापोरेटर में जाएगी, इवापोरेटर में जाएगी, फिर वेपर होगी और फिर वेपर बन के इधर आएगी, कंप्रेस होगी और फिर उसी स्थिति में आके फिर कंडेंसर में आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु उसी फॉर्म से आकर और उसी फॉर्म में फिर वापस आ जाए और एक ही उसी रास्ते से जाए और उसी रास्ते पे आ जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक एग्जांपल और दे देते हैं। मान लीजिए कोई भी स्प्रिंग है, तो उसको यदि हम खींचेंगे, उसको हमने खींचा और खींच के जैसे छोड़ेंगे तो वो फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। कोई चीज़ रिवर्सिबल अपनी उसी स्थिति में आ जाए तो उसको कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात करते हैं इनरिवर्सिबल प्रोसेस की। इनरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी स्थिति में दोबारा ना आए। तो सबसे पहले एग्जांपल मैं दूंगा आप लोगों को। एक रस्सी है, उसको हम लोग बीच से तोड़ देंगे, तो हम बीच से तोड़ देंगे तो वो उसी स्थिति में नहीं आएगी, उसको वापस हम उसी तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। तो वह प्रक्रिया जो दोबारा अपनी स्थिति में ना आए, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है इनरिवर्सिबल। मान लीजिए हमारे पास 3-4 गैसें हैं, हम तीनों गैसों को मिक्स कर दिया। अब तीनों गैसें मिक्स हो गई तो उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इनरिवर्सिबल प्रोसेस। मान लीजिए कि ये पानी है और पानी में हमने क्या किया कि नमक मिक्स कर दिया। नमक जैसे ही मिक्स करेंगे, नमक मिक्स हो जाएगा और फिर इस नमक को क्या करेंगे कि अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इनरिवर्सिबल का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है वो जैसे मान लो अभी वेपर में है और दोबारा वेपर में ना आ सके, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इनरिवर्सिबल। मतलब दोबारा उस अवस्था में ना आ सके, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिवर्सिबल। तो इसका पीवी डायग्राम क्या बनेगा। तो मान लीजिए इस मार्ग से कोई चीज़ जा रही है और फिर उसी मार्ग से वापस नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो आप लोग को रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आइसोबैरिक सिस्टम के बारे में। मतलब जो आइसोबैरिक सिस्टम है उसको आप लोग कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो इसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा और ना ही घटेगा। और इसमें क्या होगा कि आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा बिल्कुल कांस्टेंट। तो इसका सबसे पहले आप लोग को बता दें कि पीवी डायग्राम कैसे बनेगा। तो पीवी डायग्राम आप लोग का इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए प्रेशर यहाँ है, तो प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा और आपका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो रेखा बनेगी वो बनेगी हॉरिजेंटल। ठीक है, इस प्रकार से सीधी रेखा बनेगी पीवी डायग्राम पर। तो इसको एग्जाम्पल के जरिए ऐसे हम समझ सकते हैं
ये आपका सिलेंडर है और पिस्टन है, यहाँ पर गैस भरी हुई है। अब यहाँ से हम लोग इसको हीट दे रहे हैं। तो जब हम हीट देंगे, जो इसके अंदर गैस भरी हुई, पानी भरा, कुछ भी भरा हुआ है, तो उसमें जब हम यहाँ से हीट देंगे तो क्या होगा कि ये जो पानी भरा हुआ है फिर गैस भरा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ेगा तो हम इसके जो पिस्टन है इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। जैसे ऊपर करेंगे तो क्या होगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर फिर उतना रहेगा। मान लीजिए कि कोई भी बर्तन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अभी इसमें कितना प्रेशर है, इस बर्तन में गैस भरी हुई है और उसमें यहाँ पर क्या है, ढक्कन लगा हुआ है, एक कैप लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ है, तो अभी इसका 2 बार प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लो हीट कर लिया हमने यहाँ से, तो हीट करेंगे तो इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसको जब हम गर्म करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसका क्या होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर से क्या होगा कि प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसके ढक्कन को ऊपर कर देंगे, तो क्या होगा, इस स्थिति में वॉल्यूम बढ़ेगा और आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है और इसका जो वॉल्यूम है वो घटता बढ़ता रहता है। तो आप लोग को कांस्टेंट प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इंथाल्पी के बारे में कि इंथाल्पी क्या है। तो जैसा कि इंथाल्पी का जो फार्मूला होता है, इंथाल्पी का जो फार्मूला होगा वो होगा इंथाल्पी तो इसका जो फार्मूला होगा, इंथाल्पी बराबर एनर्जी और प्लस में पी एंड वी। मतलब एंथैल्पी बराबर क्या होता है, एनर्जी और प्रेशर और वैल्यूम। तो इसको आप लोग समझ कैसे सकते हैं, तो आप लोग सीधी भाषा में समझ लीजिए कि कार्य करने की क्षमता को ही इंथैल्पी कहा जाता है। कोई भी पदार्थ है उसके अंदर कितनी शक्ति है कार्य करने की, कितनी एनर्जी है, उसी को क्या कहते हैं, इंथैल्पी। समझ गए बात। तो मान लीजिए कि कोई भी स्टीम है, मान लीजिए कोई भी बॉयलर है, हम बॉयलर में क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, पानी से गैस बढ़ेगी और गैस में क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा। तो उस हम प्रेशर को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, वो प्रेशर जो आपका प्रेशर बना है उस प्रेशर के अंदर कितनी ताकत है और वो कितना काम कर सकता है, उसी को क्या कहेंगे, इंथैल्पी। मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई भी हम काम कर रहे हैं, उस काम से मान लीजिए हमने पानी को गर्म किया और पानी के अंदर भाप बनी और वो भाप जो है वो कितना काम कर सकती है, उसके अंदर कार्य करने की कितनी कितनी क्षमता है, तो उसी क्षमता को क्या कहा जाता है, इंथैल्पी। मतलब कोई भी पदार्थ है उसके अंदर जो एनर्जी है और उस एनर्जी द्वारा कितना काम किया जा सकता है, वही उसकी होती है इंथैल्पी। मान लीजिए कोई भी आदमी है, उसको हमने खाना खिलाया और उस खाना से क्या हुआ कि उसको एनर्जी मिली। अब उस एनर्जी से वो आदमी कितना काम कर सकता है, उसी को कहते हैं इंथैल्पी। मतलब जो भी एनर्जी है उस एनर्जी के अंदर कितनी शक्ति है कार्य करने की, उसी को इंथैल्पी कहा जाता है। आप लोग को अच्छे समझ में आ गया हो कि इंथैल्पी क्या है। अब बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी क्या है, किसी एनर्जी को यूज ना कर पाना,
एंट्रोपी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि एक तो एनर्जी होती है काम की और एक एनर्जी होती है बिना काम की। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है और दूसरे उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो मान लीजिए क्या हुआ कि हमने कोई भी गाड़ी है, कोई भी कार है मान लीजिए, ठीक है, कोई भी कार है उसमें हमने क्या किया, पेट्रोल को भरवाया। तो पेट्रोल को भरवाया, पेट्रोल को इंजन ने क्या किया, जलाया। इंजन ने जलाया और उस जली हुई ऊर्जा को उसने क्या किया कि जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ, गाड़ी को एनर्जी मिल गई, गाड़ी चल गई, इंजन चल गया। वो जो जली हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुई, धुएं में, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई तो उसको हम लोग यूज नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई, लेकिन वो उस एनर्जी को हम चेंज नहीं कर पाए। तो वही है एंट्रोपी। अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि पानी है। अब हमने पानी पिया और पीने वाले पानी से हमने हाथ दिया, सब कुछ किया, तो जितना हमने पानी पिया वो तो हमारा यूज हो गया, और जितना पानी हाथ धोने में ऐसे बह गया वो हो गया एंट्रोपी। मतलब बिना काम की एनर्जी को ही एंट्रोपी कहा जाता है। जिस एनर्जी को हम यूज ना कर सके वो एंट्रोपी कहलाती है। मान लीजिए हमने दो आदमियों को खाना खिलाया, एक तो आदमी जवान है, उसको हमने खाना खिलाया, उसके अंदर एनर्जी आ गई, उसने काम किया बहुत सारा। एक हमने बुढ़े आदमी को खाना खिला दिया, उसके अंदर क्या हुआ कि हमने उसको खाना खिलाया, चाहे इतना खाना खिला दे, बूढ़ा है, कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी बनी, लेकिन वो एनर्जी किस काम की नहीं, वो काम नहीं कर सकता। तो इसी को कहते हैं एंट्रोपी, कि कोई भी एनर्जी है उसको यूज ना कर पाना ही एंट्रोपी कहलाता है। बिना काम की एनर्जी को ही एंट्रोपी कहते हैं। एनर्जी तो है लेकिन वो हमारे काम की नहीं, उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो उसी को कहते हैं एंट्रोपी। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। तो हमारा अगला वीडियो होगा थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में, कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से लॉ बताए गए हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते रहेंगे आप लोग को इसी प्रकार की वीडियो के साथ। हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो हम तब तक तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।